हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हिंदी लैंग्वेज से प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको केवीएस, यूपी में जो सुपर टेट हुआ है वो, बीपीएससी, टीआरई तथा अन्य जो एग्जाम्स हुए हैं यूपी में या अदर स्टेट्स में उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आज का जो है इसमें तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस केवीएस में जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आज हमने लिए हुए हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा। फिर चाहे केवीएस का हो, चाहे एमपी टेट का हो, चाहे रीट का हो, जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो या यूपी का सुपर टेट हो, अगर वहाँ हिंदी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके काम की है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा तो पूरा अच्छे से देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। हमें बताना है कि ये जो चार हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। दूसरा कह रहे हैं हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। तीसरा कह रहे हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी। और लास्ट में कह रहे हैं बैठक का समय 4:10 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि अशुद्ध कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध में कह रहे हैं कि हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। तो ये हाँ आप भी चलोगे, ये दरअसल आप भी चलोगे ना होकर के यहाँ होना चाहिए था आप भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। जब यहाँ आप लिखा है एक सम्मान सूचक शब्द तो ये चलोगे, चलोगे जो है ना ये सब मतलब कि हम उम्र के लोगों के बीच होता है, प्रोफेशनल टाइप से ये नहीं बोला जाता है चलोगे, तो ये ठीक नहीं है, इस वजह से ये गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे। ये जो चलोगे है यहाँ पे होना चाहिए था आप भी चलेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो सब सही है, यानी कि जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ठीक है। सी में जो है इस बार फसल अच्छी होगी ये भी सही है, और बैठक का समय 4:10 होगा ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। यहाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि इसमें कैसा दोष है, तो वचन संबंधी अशुद्धि है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए और आपको पूछ लिया गया कि कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें वचन से संबंधित अशुद्धि है। तो याद रखिएगा, ठीक है, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे ये ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, विद्वत्री, विद्वानी, विद्वत्ता या फिर विदुषी। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा विदुषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विदुषी हो जाएगा, यानी कि विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपसे सही वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है और 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, फिर चाहे वो डीएलएड से लेकर के आप मतलब कि डीएलएड हो या हाई स्कूल तक में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। डीएलएड में पूछा गया, हाई स्कूल में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। और वो जो कवयित्री होता है ना उसको भी कई बार पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं, आपको बताना है कौन सा जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। पहला देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो ये देखिए मतलब पढ़ने में तो सब एक ही जैसे आएंगे, तो हमें ध्यान से इसको देखना होगा कि इसकी सही वर्तनी क्या है। तो इसकी जो सही वर्तनी है वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि छोटा ऊ, उसके बाद 2 बार जो है आधा जा होगा और उसके बाद वा और ला, यानी कि उज्ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल जो है इसका सही वर्तनी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग बताना है, आ, परि, प, म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। तो देखिए जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वो किसी भी शब्द के, किसी भी धातु शब्द के पहले लगते हैं, और जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि परिक्रमा, ठीक है, तो इसमें कौन सा मूल शब्द है हमें ये पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें जो मूल शब्द है वो है क्रमा। ठीक है, क्रमा।
तो ये जो मतलब कि शब्द बना हुआ है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक तो है परि, दूसरा है क्रमा। ठीक है, तो ये जो परि है यही इसमें उपसर्ग है और जो क्रमा शब्द है वो इसका मूल शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि जो परि है वो इसमें उपसर्ग है। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि जो परिक्रमा शब्द है इसमें परि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो कि किसी शब्द के पहले आ करके उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ देखिए परि उपसर्ग से बनने वाले कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, जैसे परिधान, परिभ्रमण इत्यादि। या अब देखिए जैसे परिधान दिया हुआ है, इसमें ये जो शब्द है दो शब्द से मिलकर के बना है, परि प्लस धान। ठीक है, परि प्लस धान, तो इसमें धान जो है वो मूल शब्द है और परि जो है वो उपसर्ग है। और परिभ्रमण, इसमें देखिए परि जो है वो उपसर्ग है जबकि जो भ्रमण है वो मूल शब्द है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मुहावरे से संबंधित एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि छाती पर सांप लौटना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? साहस का काम करना, दूसरा ईर्ष्या करना, कष्ट करना, चौथा है भयभीत करना। सॉरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि ईर्ष्या करना। किसी को देख करके आपको अगर बहुत ईर्ष्या होती है तो समझ आए, मतलब बोल सकते ना कि छाती पर सांप लौट गया एकदम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे समाज से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन केवीएस के पीवाईक्यू हैं। मेरे ख्याल से 2016-17 में पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं, 2018 का है, अभी याद आया मुझे। तो कह रहे हैं कि सुख चैन में समास कौन सा है? हमारे पास मतलब ऑप्शंस हैं द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो सुख और चैन, मैंने तो इसको ऐसे ही याद रखा है कि अगर किसी भी मतलब कि दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच में ये हाइफन लगाए तो वो द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, तो आप भी चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे माता पिता, सुख चैन, और ऐसे बहुत से हो जाएंगे। अभी इसको याद रखिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ, और हाँ, द्वंद्व लिखने का एक और तरीका है, उसको भी बता दे रहे हैं, नहीं पता चला कहीं लिखा रहे और आप लोग उसको पहचान ही ना पाए। तो ये द्वंद्व लिखने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चैन जो है शब्द में आप देखिए कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। ये जो शब्द दिया हुआ है ना कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि आप देखिए कि जो दो पद हैं, जैसे इसमें देखिए कि सुख और चैन, सुख और चैन, तो ये जो सुख और चैन है दोनों ही अपने आप में जो है एक स्वतंत्र शब्द है। तो इस तरह से जिस मतलब कि आपको अगर शब्द दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता है, तो माता पिता में भी देखिए माता एक अलग शब्द है, पिता एक अलग है, दोनों ही स्वतंत्र शब्द हैं। ठीक है, तो इसका और एक बात देखिए कि जो द्वंद्व समास होता है, इस समास के भी तीन भेद होते हैं, और वो तीन भेद कौन से हैं? पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है हमारा विकल्प द्वंद्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कारक कौन से हैं, मतलब कि कौन सा कारक है इस पर्टिकुलर जो दिया हुआ है सेंटेंस उसमें। और ये सेंटेंस क्या है कि सिंह जो है वो वन में रहता है, मुझे तो लगता था कहीं और रहता है, तो आपको बताना है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अपादान कारक, करण कारण, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो इसमें माँ में बताना है कि कौन सा कारण है, सॉरी कारण है, दरअसल कारण नहीं, कारक कहते हैं इसको, कारक। तो वन में रहता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो सी वाला है या बी, जो भी आप समझिए, वो हो जाएगा। एग्जैक्टली वर्ड याद रखिए कि ये अधिकरण कारक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला। यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं कि सिंह जो है वो वन में रहता है, रेखांकित पद में अधिकरण कारक है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम हैं, इनके स्वरूप को ही अधिकरण कारक कहा जाता है। और अधिकरण कारक में जो विभक्ति है वो कौन सी लगती है? तो ये देखिए कि उसमें दो विभक्ति जो लगती है वो है में और दूसरा पर। ठीक है, तो 8 जो कारक हैं उनको याद रख लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा, आगे भी आते रहेंगे हम लोग, सारे कारक वगैरह देख ही लेंगे धीरे धीरे। आज तो ये पहला ही वीडियो है। चलिए देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कह रहे हैं कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? निश्चयवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर अनिश्चय वाचक विशेषण। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देखिए, तो इसको देख करके ही समझ आ रहा है कि ये जो शब्द है वो
चलो की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो चलो है ये एक शब्द है और कैसा शब्द है, तो क्रिया है, ठीक है। तो जो चलो है वो क्रिया शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है जल्दी, तो ये जो शब्द है ये तो हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण, तो इसका आंसर तो होगा क्रिया विशेषण। अब जानिए कि क्रिया क्या होती है एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें किसी भी कार्य के होने का भान हो उसे हम क्रिया कहते हैं, फिर चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, खाना हो, सोना हो, इस टाइप के जो भी शब्द हैं वो, तो उनकी जब विशेषता बताई जाए तो उसको हम कहते हैं, उस शब्द को स्पेशली कहा जाता है कि वो क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपसे बता रहे हैं कि जल्दी चलो रेखांकित अंश में क्रिया विशेषण है। जल्दी शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह कितना जल्दी चल रहा है, अतः जो जल्दी शब्द है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। तो पर्वत के पर्यायवाची में देखिए, पहला है नभ, दूसरा शैल, तीसरा है भूधर, चौथा है नग। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो नभ है ये नहीं होगा, क्योंकि जो नभ है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। तो किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बता रहे हैं कि नभ जो है वो पर्वत का पर्याय ना होकर के आकाश का पर्याय है। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द भी दिए हैं, जैसे देव, ये देव ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो देव है वो भी पर्यायवाची है आकाश का। व्योम तो है ही, गगन है, अभ्र है, अंबर है, अनंत है आदि। तो अनंत और अभ्र ये थोड़ा लोगों को कम पता होगा, तो इसको याद रखिएगा, बाकी तो सब लोग जानते ही होंगे। अब हम देख लेते हैं, जबकि जो पर्वत है इसके मतलब कि अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, भूधर, शैल, नभ, अचल, महीधर, तुंग, अद्रि आदि, ठीक है। तो ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, भूधर है, शैल, नग, अचल, महीधर, तुंग और अद्रि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो शाखा वर्ड है, अब बताइए कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, उत्तर तो पहले ही दिख रहा है। चलिए फिलहाल के लिए कौन सा लाइव चल रहा है कि आप लोग आंसर बताएंगे। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास विकल्प दिए हैं, शाख, शाखें, शाखाएं या फिर सखियां या साखियां एग्जैक्टली। तो देखिए कि जो शाखा है इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका जो बहुवचन है वो हो जाएगा हमारा शाखाएं, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिए गए शब्दों में जो शाखा शब्द है इसका बहुवचन शाखाएं होगा। विकारी शब्द के जिस रूप में अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे ही बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एक से अधिक जो है चीजों का बोध हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि वो बहुवचन शब्द है, ठीक है। अब जैसे नदी होती है ना, तो नदी है तो एक नदी है, अगर आपने नदियां लिख दिया तो मतलब कई सारी नदियां, जैसे गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है और सरयू भी है। तो इस तरह से नदियां, कई सारी नदियां हैं, मतलब कि जब ढेर सारी नदियां हैं तो उसको हम नदियां बोलेंगे। अगर कोई एक नदी है, पार्टिकुलर एक नदी की बात हो रही है, जैसे गंगा मैया की बात हो रही है, तो केवल नदी बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर एक मतलब लड़का है तो उसको लड़का बोलेंगे, कई सारे लड़के हैं तो उनको लड़के बोल देंगे। घोड़ा का भी यही है, एक घोड़ा है तो उसको घोड़ा कहेंगे, कई सारे हैं तो हम कहेंगे कि वो घोड़े हैं, ठीक है। बच्चा का एक बच्चा है तो बच्चा है, कई सारे हैं तो बच्चे हो जाएंगे। और शाखा एक ब्रांच है तो वो एक शाखा बोली जाएगी, कई सारे हैं तो शाखाएं बोल देंगे। तो इस तरह से चीजें जो है वो बहुवचन में चेंज हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। अब कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पीतांबर जो है ना, इसी को आप रेखांकित मानिए। और कह रहे हैं कि इसमें कौन सा समास है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है। अब कई सारे लोगों को झटका लगा होगा, कर्मधारय कैसे है, बहुव्रीहि क्यों नहीं है। तो इस वजह से नहीं है भैया, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये वर्ड यूज हुआ है पीतांबर, ठीक है। तो पीतांबर मतलब हो गया यहाँ पे पीला कपड़ा, क्या हो गया, पीला कपड़ा जो है वो हो गया पीला कपड़ा, पीला कपड़ा। यानी कि कई सारे लोग हैं जो मंदिर में पीला कपड़ा पहन करके पूजा करते हैं। तो पीला कपड़ा तो कर्मधारय हो गया। अगर यही केवल ये लिखा होता कि आप बताइए कि पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर में, तो हम लोग बहुव्रीहि लगाते। क्यों, ये मान के लगाते ना कि पीला है जिनका अंबर अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, तो उनके लिए जो है ये हम यूज करते, मतलब कि बहुव्रीहि। लेकिन यहाँ पे वर्ड में यूज हुआ है और वर्ड में यूज होने से इसका जो अर्थ है वो पीला कपड़ा से आ रहा है। यही कारण है कि हम इसमें कर्मधारय समास को टिक करेंगे, बहुव्रीहि को नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमसे पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। चलिए इसका जो है
यहाँ बता दिया गया है कि दिए गए वाक्य में इस मंदिर में लोग पूजा करते हैं का जो रेखांकित पद है उसमें जो है सामासिक पद का उत्तर पद जो है उसमें विशेषण विशेष का संबंध है, अर्थात पीतांबर पहनकर, यानी कि पीला जो अंबर है उसको पहन करके लोग पूजा कर रहे हैं, यही पद प्रधान है। यहाँ पे फिर आप समझिए, ये सब देख लीजिएगा, कुछ है नहीं काम का। हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 वाला। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि किन्हें माना जाता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बना है और ये केवीएस का क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, अमीर खुसरो, तुलसीदास, चंद्र बरदाई या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा भैया हमारा अमीर खुसरो जी। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी ये ऑप्शन उल्टे सीधे हो गए हैं, अमीर खुसरो याद रखिएगा। तो तुलसीदास की एक रचना, अमीर खुसरो की कई सारे रचनाएं भी हमने नीचे लगाई हुई है विकल्प में। विकल्प का मतलब है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे देख लेते हैं एक दो रचनाएं जो हमें याद आ रही है, जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे किसी मतलब कि मादक पदार्थ का सेवन ना किया हो तभी, वरना नॉर्थ इंडिया में लगभग सभी जानते होंगे, कम से कम कोई एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूरी जानते होंगे कि रामचरितमानस जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, फिर चंद्रबरदाई की जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बताते हैं, इनके द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई एक बहुत ही फेमस रचना है जिसको कहते हैं पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, इस पे तो मूवी भी बन चुकी है तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि बी इसमें लिखा है अमीर खुसरो, याद रखिएगा, विकल्प थोड़ा उल्टे सीधे हुए हैं। यहाँ हम देखेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, और एक्सप्लेनेशन में आपको साफ साफ बताया गया है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो पहले कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक गांव में हुआ था, और आज से नहीं, आज मतलब 1253 ईस्वी में हुआ था, अभी तो 2025 लग गया है। और ये कवि जो है मतलब कि इनके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या क्या थे एग्जैक्टली। ये कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे और संगीतकार भी थे, और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। और इनके द्वारा जो है मतलब कि जो तबला है उसका भी आविष्कार किया गया था, और यहाँ आगे बताया भी गया है सितार और तबला का आविष्कार किया गया है। आगे देखिए, इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी भाषा के लिए जो शब्द यूज किया है वो लिया है हिंदवी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो हिंदवी शब्द है ये किनके द्वारा यूज किया गया, तो वो किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दिल्ली के सुल्तानों में 7 सुल्तानों का मतलब कि समय देखा गया, तो वो है हमारे अमीर खुसरो जी। और साथ में इनके लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्हें सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। हमारे यहाँ जो कव्वाली है, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा, तो वो जो कव्वाली गायन शैली है ना, इसके भी प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। और साथ में इनकी कुछ रचनाएं दी हैं, जैसे मसनवी, तो मसनवी जो है वो इन्हीं की रचना है। किरानुस सादैन, ये भी इनकी रचना है। साथ में मल्लोल अनवर, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्त बिही शादी भी इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो आईने सिकंदरी है ये इतिहास में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री जो कराई है अपने इसी चैनल पे एनसीईआरटी, उसमें बताया हुआ है, चूंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये केवीएस का क्वेश्चन ये भी है, हिंदी में पूछा गया है। आपसे पूछ रहे हैं किस विकल्प में दिखाए गए हैं भारत में बोले जाने वाली जो भाषा परिवार हैं वो, यानी कि भारत में जो 4 भाषा परिवार है उसको किस विकल्प में दिखाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आर्य द्रविड़ यूरोपीय अरबी, तो अरबी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कह रहे हैं रोमन तमिल देवनागरी, तो देवनागरी तो भैया जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा परिवार नहीं, ये तो एक मतलब कि देवनागरी लिपि है ना दरअसल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उर्दू भी नहीं है। फिर कह रहे हैं आर्य आर्येतर वैदिक या संस्कृत, तो ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार हैं उसका नाम है भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय। आग्नेय अर्थात जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला है, अभी दिखाएंगे इसका एक मतलब और एक नाम है। तीसरा है द्रविड़, और चौथा है हमारा तिब्बत वर्मी। तो ये जो तिब्बत वर्मी है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में, द्रविड़ वाला दक्षिण भारत में, और भारोपीय आग्नेय, ये टोटल 4 भाषा परिवार हैं हमारे भारत देश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार केवीएस ने पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
यहाँ देखिए, भारोपीय, भारत और यूरोप भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रथम भाषा परिवार है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखिए इसके बोलने वालों की संख्या भी विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारा भारोपीय भाषा परिवार है, इसको बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे, क्योंकि इसी में इंग्लिश भी आ जाती है ना, इसी भारोपीय भाषा परिवार की। और इंग्लिश जो है इस समय मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। जो और हमारी हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, और दूसरे पे मैंडारिन आ जाती है, जो कि चाइना की भाषा है। ठीक, उसको चाइनीज़ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन है दरअसल वो मैंडारिन। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इस भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन सी हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं। और इसमें देखिए, एक तो संस्कृत आ जाएगा, मातृभाषा, देवभाषा, मातृभाषा नहीं। दूसरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि। ये जो मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, केवल इसी में ही, जिन्हें हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। देखें तो क्या आप लोग ये सब भी जानते हैं कि बस यूं ही आ गए हैं, क्योंकि शास्त्रीय भाषा भी पूछी जा सकती है हमारे मतलब कि क्वेश्चन में, क्योंकि इसी साल उसकी जो संख्या है वो बढ़ करके 11 हो गई हैं। पहले तो केवल 6 भाषाएं ही थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 5 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो इस वजह से अब जो है वो करंट अफेयर का मामला हो गया। तो हिंदी में ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, करंट अफेयर में भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, किसी भी एग्जाम में। तो आप लोग मुझे बताइएगा जरा, देखें तो क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, चूंकि अब और सब साफ साफ दिख भी रही हैं, स्पेशली जो अभी जोड़ी गई हैं वो, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो पहले से जोड़ी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में बोले जाने वाली जो अन्य भाषाएं हैं वो कौन सी हैं। तो वो तो बहुत सारी हैं, हमारे यहाँ तो 22 भाषाएं, तो 22 तो ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में ही दर्जा दिया गया, और बहुत मतलब हजारों भाषा बोली जाती है। चलिए ये देखेंगे कि हमारे यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा परिवार है वो कौन से हैं। तो 4 जो भाषा परिवार हैं उसमें आप देखिए, भारोपीय जो हमने ऊपर देख लिया, चूंकि वो बहुत मतलब उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरा है आग्नेय, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड नहीं याद आ रहा था मुझे। तीसरा है द्रविड़, और चौथा है तिब्बती वर्मा। तो द्रविड़ भाषा परिवार में जो भाषाएं हैं उनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और जो द्रविड़ में मतलब कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है तमिल, उसको तो 2004 में पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और 4 भाषाएं आपको मिल जाएंगी द्रविड़ भाषा परिवार में। आप लोग इसको भी चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, वरना आगे हम लोग बताएंगे ही। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं तो श्रीमती, देखिए पढ़ने में तो सभी एक सा लगेगा, लेकिन हमको आँखियाँ खोल के देखना है कि एग्जैक्टली सच में वर्तनियाँ कौन सी शुद्ध है। ठीक है, तो चलिए श्रीमती, 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 ये क्या होता क्या लिख हो रहा है, और श्रीमानी, तो श्रीमानी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, श्रीमती। ये नहीं है, ये 8 पता नहीं कैसे लिखा गया। तो इसका जो शुद्ध होगा वो हो जाएगा श्रीमती, यानी कि श्री माँ और साथ में ता में बड़ी की मात्रा। तो श्रीमती जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा किसका, श्रीमान का। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो श्रीमान है ना, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, ये जो हलंत लगा हुआ है लास्ट में ना, इसी टाइप से आ जाता है, फिर एग्जाम में बनता नहीं है, गलत हो जाता है। इवन मेरा भी हुआ है, इसी वजह से आपको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा कि श्रीमान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो ही गया, इसको क्या बताना। और ये याद रखिएगा कि हिंदी में टोटल 2 लिंग है, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जब हमने टेट दिया था ना, तो उसमें ये दही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब घर में तो हम लोग बोलते हैं दही बड़ी खट्टी है, तो वहाँ भी हमको लगा कि दही भैया बहुत खट्टी है तो वहाँ वो क्वेश्चन गलत हुआ था टेट में, 2020 में जो टेट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसको भी याद रखिएगा कि भैया दही ना खट्टा होता है, यानी कि दही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ख़त्म भी हो गया है, हाँ खत्म हो गया। टोटल मैंने आज 14 क्वेश्चंस लिए थे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इसको कितना प्यार देंगे। अगर इस सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। तो ये रहा आज का अपना वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छे वीडियोज़ के लिए, अच्छे क्वेश्चन के लिए। और हमारा जो एनसीईआरटी चल रहा है इसी चैनल पे, एनसीईआरटी क्लास 6 to 8, जो कि आपको मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो कहाँ है, वो केवीएस, बीपीएससी 4.0 और साथ में जो हमारा एग्ज़ाम होता है सीटेट, वो इन तीनों में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप देखेंगे कि केवी में 1000 क्वेश्चन उसी मतलब जो भी आते हैं ना,
वहीं से आते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। स्पेशली जो 1 to 5th के बच्चों के लिए होता है ना एग्जाम KVS में, सारे क्वेश्चंस आपको 6 to 8 की किताब से ही मिलते हैं। और साथ में SST जो हमारा CTET का पूछा जाता है वो तो उसी के लिए है ही, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, मतलब कि पैडागोजी को छोड़ करके। तो आप लोग उस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।